जय हिंद। इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि बंदरगाह क्या होते हैं, भारत में प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से हैं और इससे संबंधित एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, कंप्लीटली इस वीडियो में देखेंगे। देखिए, बंदरगाह यानी सी पोर्ट किसको कहेंगे। देखिए, सी पोर्ट किसको कहते हैं, जितने भी स्टीमर होती है, स्टीमर समुद्र के तट पर आकर लग जाती है, उस जहां पर वह समुद्र के तट पर लगती है वह क्या हो जाता है, वह बंदरगाह कहलाने लगता है। और इसी बंदरगाह के माध्यम से किसी वस्तु का एक देश से दूसरे देश में आयात निर्यात करने का यह क्या हो जाता है, स्थान हो जाता है। और यहाँ पर बंदरगाहें लग जाती है और यह स्टीमर किस माध्यम से यहाँ पर वस्तुओं का आयात निर्यात करती है, समुद्री मार्ग से वस्तुओं का आयात निर्यात करती है। तो जो समुद्री मार्ग है वस्तु को यहाँ पर ट्रांसफर करने का, तो यह सबसे सस्ता साधन भी हो जाता है, सबसे सुगम साधन है। जो समुद्री मार्ग है सबसे सुगम साधन, सबसे अच्छा साधन और भारी भरकम वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का सबसे अच्छा साधन ये माना गया है जो समुद्री मार्ग है। तो इसके माध्यम से एक देश से दूसरे देश, एक महादेश से दूसरे महादेश तक भी व्यापार किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, भारत, यहाँ पर अब बात कहा जाए कि भारत में जो तटवर्तीय क्षेत्र है, जो तटवर्तीय क्षेत्र है, तो बंदरगाह कहाँ पर देखने को मिलेगा, तटवर्तीय क्षेत्र में मिलेगा। तो भारत में छोटे बंदरगाह का संख्या देखा जाए तो छोटे बंदरगाह 200 लगभग छोटे बंदरगाह हैं, और जो बड़े बंदरगाह है, बड़े बंदरगाह 13 बड़े बंदरगाह देखने को मिलते हैं। देखिए, यहाँ पर जो छोटे छोटे बंदरगाह हैं इसका नियंत्रण भारत सरकार और केंद्र सरकार, भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर करती है। यानी इसका नियंत्रण केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के द्वारा किया जाता है। यह समवर्ती सूची में आता है। इससे संबंधित कोई भी कानून बनाना रहेगा तो भारत सरकार भी इस पर कानून बना सकती है और केंद्र सरकार भी, यहाँ पर राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। लेकिन जो 13 बड़े बंदरगाह हैं इसका नियंत्रण सिर्फ केंद्र सरकार करती है, इस पर कोई अधिकार राज्य का नहीं होता है। जिस राज्य में यह बंदरगाह है इसका अधिकार राज्य का नहीं होता है, इसका अधिकार केवल केंद्र का होता है। कुछ भी करना रहेगा केंद्र सरकार यहाँ पर कानून बनाएगा या कुछ भी करेगा। अब यहाँ पर देखते हैं, भारत के बंदरगाह पर चलते हैं। देखिए, जब देश का विभाजन नहीं हुआ था 1947 ईस्वी से पहले, तो भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा था, यहाँ पर कराची बंदरगाह। अब कहाँ है, पाकिस्तान में है। जो कराची बंदरगाह है सबसे व्यस्त बंदरगाह माना जाता था विभाजन से पहले। लेकिन क्या हुआ, 1947 ईस्वी के बाद जब विभाजन हो गया और कराची बंदरगाह पाकिस्तान में चला गया, तो यह कराची बंदरगाह पूरे एरिया का क्या करता था, आयात निर्यात वस्तुओं का करता था। यानी सारे वस्तुओं का व्यापार इस कराची बंदरगाह से होता था। लेकिन अब क्या हुआ, विभाजन होने के बाद गुजरात, पंजाब, हरियाणा वाले क्षेत्र का व्यापार कहां से होगा, एक कमी देखा गया। एक बंदरगाह निर्माण करने का यहाँ पर काम किया गया। तो यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर क्या है, कच्छ की खाड़ी। यह कच्छ की खाड़ी है। इस कच्छ की खाड़ी के पास क्या कहता है, एक बंदरगाह का निर्माण किया जाता है। पहले हम मैप बना लेते हैं, मैप बना लेंगे तब अच्छा से इसको समझिएगा। देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कराची बंदरगाह देखने को मिलते हैं। यहाँ पर क्या है, कराची बंदरगाह, कराची का है। यहाँ पर कांडला बंदरगाह, कराची बंदरगाह तो पाकिस्तान में है, यहाँ पर कांडला बंदरगाह। कराची बंदरगाह से जो एक्सपोर्ट भारत का नहीं हो रहा था विभाजन के बाद, उसके लिए जो कमी पड़ गया, गुजरात, पंजाब और यहाँ पर हरियाणा, दिल्ली, सारे क्षेत्र का यहाँ से व्यापार अब होने लगा। इस व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने मुक्त व्यापार की घोषणा की। यहाँ से किसी भी कोई भी व्यापार यहाँ से व्यापार करेंगे तो उन पर टैक्स नहीं लगेंगे, और लगेगी भी तो बहुत कम लगेंगे, यहाँ पर ना मात्र बस टैक्स लगेंगे। तो व्यापार को बढ़ाने के लिए यहाँ पर भारत सरकार ने मुक्त व्यापार की घोषणा कर दिया, मुक्त व्यापार की घोषणा कर दिया। तो क्वेश्चन में पूछेगा कि किस बंदरगाह पर मुक्त व्यापार होता है, किस बंदरगाह पर मुक्त व्यापार होता है। तो यहाँ पर कराची बंदरगाह, जो कांडला बंदरगाह है, कांडला बंदरगाह पर क्या होता है, मुक्त व्यापार देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जो कांडला बंदरगाह है, इस कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर
नाम बदलकर 2017 ईस्वी में दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह रख दिया गया। इसका नाम बदलकर 2017 ईस्वी में क्या रख दिया गया, दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह रख दिया गया। और इसी बंदरगाह का एक और नाम है, यहाँ पर जो कच्छ की खाड़ी है बराबर यहाँ पर ज्वार आते रहते हैं, ज्वार आते रहते हैं, जिसके कारण यहाँ पर इस बंदरगाह को ज्वारीय बंदरगाह भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि किस बंदरगाह को ज्वारीय बंदरगाह कहा जाता है, तो यहाँ पर कांडला बंदरगाह को ज्वारीय बंदरगाह कहते हैं। देखिए यह क्या है, कच्छ की खाड़ी है, यह क्या है, खंभात की खाड़ी, यह क्या है, खंभात की खाड़ी है, यह कच्छ की खाड़ी, दोनों कहाँ है, अरब सागर में स्थित है। अब देखिए यहाँ पर तो व्यापार को बढ़ावा देने के लिए मुक्त व्यापार यहाँ पर ला दिया गया। अब यहाँ पर कौन सा बंदरगाह है, यहाँ पर महाराष्ट्र के मुंबई में मुंबई बंदरगाह है। महाराष्ट्र के मुंबई में कौन सा बंदरगाह है, यहाँ पर मुंबई बंदरगाह देखने को मिलता है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहा जाएगा तो मुंबई बंदरगाह हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा बंदरगाह है, मुंबई बंदरगाह है। सबसे व्यस्त बंदरगाह भी कौन सा है, भारत का मुंबई बंदरगाह। लेकिन आजादी से पहले व्यस्त बंदरगाह कौन था, कराची बंदरगाह था। अब यहाँ पर कौन सा बंदरगाह है, यहाँ पर मुंबई बंदरगाह है, यहाँ पर सबसे व्यस्त बंदरगाह। और भारत का प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, यहाँ पर मुंबई बंदरगाह हो जाएगा। इसकी व्यस्त दबाव को कम करने के लिए मुंबई में ही, न्यू मुंबई में एक बंदरगाह का निर्माण किया जाता है, नोवा सेवा बंदरगाह का यहाँ पर निर्माण किया जाता है। यहाँ पर मुंबई में, न्यू मुंबई में यहाँ पर क्या कहता है, नोवा सेवा बंदरगाह का यहाँ पर निर्माण किया जाता है। देखिए यहाँ पर जो नोवा सेवा बंदरगाह है, इस नोवा सेवा बंदरगाह का नाम बदलकर जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह रख दिया गया। जो नोवा सेवा बंदरगाह है इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह रख दिया गया। देखिए जो नोवा सेवा बंदरगाह है, इस नोवा सेवा बंदरगाह से बड़े बड़े कंटेनर को यहाँ पर स्टीमर पे लाया जाता है। यानी बड़े बड़े कंटेनरों का यहाँ पर निर्यात किस बंदरगाह से होता है, नोवा सेवा बंदरगाह से बड़े बड़े भारी भारी कंटेनरों का यहाँ पर निर्यात किया जाता है। देखिए जो मुंबई बंदरगाह है, मुंबई बंदरगाह से बहुत सारे वस्तुओं का यहाँ से निर्यात किया जाता है। सूती कपड़ा हो गया, सूती जो जूट हो गया, ये सब किया जाता है। और इसके साथ साथ पेट्रोलियम का किया जाता है। और जो चमड़े होते हैं, चमड़े से संबंधित वस्तुएं बनाए जाते हैं उससे। और इसके साथ साथ जो इलेक्ट्रॉनिक सामान होते हैं उसका यहाँ से मुंबई से दूसरे देश में निर्यात किया जाता है। नोवा सेवा समझ में आ गया। नोवा सेवा क्यों बंदरगाह बनाया गया था, मुंबई में जो व्यस्त बंदरगाह था या इसके दबाव को कम करने के लिए उसके बगल में नोवा सेवा बंदरगाह को बनाया गया, इसके दबाव को कम करने के लिए। आगे यहाँ पर अगर चलिएगा तो गोवा में मुर्मुगांव बंदरगाह है। गोवा में क्या है, मुर्मुगांव बंदरगाह। गोवा में क्या देखने को मिलता है, मुर्मुगांव बंदरगाह। मुर्मुगांव बंदरगाह एक्सचुरी पर स्थित है। मुर्मुगांव बंदरगाह कहाँ है, एक्सचुरी पर स्थित है। यह एक्सचुरी पर स्थित होने के कारण यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर जुआरी नदी है। इस नदी द्वारा जो एक्सचुरी का निर्माण हुआ है, इसी एक्सचुरी पर क्या है, मुर्मुगांव बंदरगाह स्थित है। देखिए जो मुर्मुगांव बंदरगाह है इसके आसपास देखिए सबसे अधिक पर्यटन वाला जो क्षेत्र है गोवा है। इसीलिए तो सब भारत में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय किस राज्य का है, गोवा का। गोवा का देखिएगा प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक गोवा का देखने को मिलता है। गोवा में देखिएगा तो सबसे अधिक विदेशी व्यक्ति घूमने के लिए आते हैं। तो यहाँ पर सबसे अधिक पर्यटन क्षेत्र यहाँ पर क्या हो जाएगा, गोवा हो जाएगा। जो मुर्मुगांव बंदरगाह है, मुर्मुगांव बंदरगाह पर्यटन क्षेत्र के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। पर्यटन क्षेत्र के लिए मुर्मुगांव बंदरगाह यहाँ पर प्रसिद्ध हो जाता है। यह कहाँ स्थित है, यह एक एक्सचुरी पर स्थित है। जो मुर्मुगांव बंदरगाह है यह एक्सचुरी पर स्थित है। एक्सचुरी क्या होता है, देखिए जो नदी समुद्र में गिरने से पहले अपने क्या करते हैं, अपने अवसादों को, लाए गए अवसादों को क्या करते हैं, गिरा देती है।
लेकिन एक्सुरी का निर्माण तभी होता है जब नदी गिरती है, तो गिरने के समय उसके आसपास दोनों साइड क्या होना चाहिए, यहाँ पर पहाड़ या पर्वत होना चाहिए। पहाड़ या पर्वत है तो एक्सुरी का निर्माण करती है। एक्सुरी का निर्माण करने के लिए सीधे समुद्र में गिरा देती है उस अवसाद को, और समुद्र में क्या होता है, एक स्थल भाग का निर्माण होता है, वह क्या हो जाता है, एक्सुरी होता है। उसी एक्सुरी पर क्या है, मुर्मुगांव बंदरगाह स्थित है। अगर पहाड़ या पर्वत न रहे और समुद्र में नदी गिरे तो वो डेल्टा का निर्माण करता है। तो जितने भी नदियां पश्चिमी तट पर, पश्चिमी यानी अरब सागर में जितने भी नदियां गिरती है वह एक्सुरी का निर्माण करती है, लेकिन जो जितने भी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है वह डेल्टा का निर्माण कर देती है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि मुर्मुगांव बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो एक्सुरी पर स्थित मुर्मुगांव बंदरगाह यहाँ पर है। नोवा सेवा बंदरगाह क्यों बनाया गया, यह मुंबई के जो व्यस्त है इसके दबाव को कम करने के लिए यहाँ पर नोवा सेवा बंदरगाह बनाया गया। अब यहाँ पर चलते हैं जो कर्नाटक में एक बंदरगाह बनाया गया, न्यू मंगलोर बंदरगाह बनाता है कर्नाटक में। यहाँ पर न्यू मंगलोर बंदरगाह कर्नाटक में बनाया जाता है। यह कर्नाटक में न्यू मंगलोर बंदरगाह जो बनाया गया है, यह भारत का सबसे छोटा बंदरगाह है। भारत का सबसे छोटा बंदरगाह न्यू मंगलोर बंदरगाह देखने को मिलता है। इस बंदरगाह के द्वारा लौह अयस्कों का निर्यात किया जाता है। लौह अयस्कों का निर्यात किया जाता है, खासकर जापान में किया जाता है। देखिए कर्नाटक में कोद्रमुख की खान है। यह कोद्रमुख की खान किसके लिए प्रसिद्ध है, यह कोद्रमुख की खान लौह अयस्क के लिए यह प्रसिद्ध है। यहाँ पर सबसे अधिक लौह अयस्क देखने को मिलते हैं। तो सबसे अधिक यहाँ पर जो न्यू मंगलोर बंदरगाह है, सबसे अधिक किस चीज का यहाँ से निर्यात किया जाता है, तो लौह अयस्कों का सबसे अधिक यहाँ से निर्यात किया जाता है। अब यहाँ पर चलिएगा तो यहाँ पर कोची बंदरगाह है। यह कोची बंदरगाह कहाँ है, कोची बंदरगाह केरल में है। कोची बंदरगाह कहाँ पर है, केरल में है। यह पुराना बंदरगाह है। देखिए इसका स्थापना 14वीं शताब्दी के समय हुआ था, जब भारत का खोज किया तो वास्को डी गामा मालाबार तट, केरल के मालाबार तट पर आया था, लेकिन ये कहां पर उतरा था, कोची बंदरगाह पर उतरा था। कोची बंदरगाह पर उतरा था, तो इसलिए कोची बंदरगाह को अरब सागर की रानी भी कहा जाता है। कोची बंदरगाह को क्या कहा जाता है, अरब सागर की रानी। यानी यहाँ पर देखिए क्वीन ऑफ अरेबियन सी किसको कहते हैं, यहाँ पर कोची को क्वीन ऑफ अरेबियन सी कह दिया जाता है। इसके माध्यम से कोची बंदरगाह से किसका अधिक व्यापार होता है, मसालों का व्यापार होता है, काजू का व्यापार होता है और गड़ी का व्यापार देखने को मिलता है। यहाँ पर कोची बंदरगाह से सबसे अधिक मसाला का व्यापार होता है। अब यहाँ पर कोची बंदरगाह पूछेगा क्वेश्चन कि अरब सागर की रानी किस बंदरगाह को कहा जाता है, कोची बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है। अब यहाँ पर चलते हैं तमिलनाडु में 3 बंदरगाह देखने को मिलते हैं। तमिलनाडु में कितने बंदरगाह देखने को मिलते हैं, 3 बंदरगाह देखने को मिलते हैं। यहाँ पर तूतीकोरिन बंदरगाह यहाँ पर देखने को मिलता है। इसका दूसरा नाम चिदम्बरम है। इसका दूसरा नाम क्या है, चिदम्बरम इसका दूसरा नाम है। जो तूतीकोरी बंदरगाह है यह भारत का सबसे कम गहरा बंदरगाह है। यानी सबसे कम गहरा बंदरगाह कौन सा है, यह तूतीकोरी बंदरगाह सबसे कम गहरा बंदरगाह है। अब कोई कहेगा कि इसको क्यों नहीं गड्ढा खन दिया जाता है, गड्ढा खन कर इसको क्यों नहीं अधिक गहरा कर दिया जाता है। देखिए तो तूती बंदरगाह जो है, इसके जो आसपास जो समुद्र है यहाँ पर पहाड़ हैं, यहाँ पर बेसाल्ट बड़े बड़े चट्टान पाए गए हैं, बेसाल्ट चट्टान पाए गए हैं। इसको तोड़ना क्या है, मुश्किल है। इसीलिए जितने भी इसके यहाँ पर तूतीकोरी बंदरगाह उतरने के लिए बड़ी बड़ी स्टीमर आती है, यह 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर पहले ही रुक जाती है और यहाँ से छोटे छोटे स्टीमर के माध्यम से तूतीकोरी घाटी पर ला दिया जाता है।
तो यहाँ पर सबसे कम गहरा बंदरगाह कहेगा तो तूतीकोरी बंदरगाह हो जाएगा। तूतीकोरी बंदरगाह का नया नाम क्या हो गया है? चिदम्बरम बंदरगाह। चिदम्बरम बंदरगाह हो गया है। यहीं पर तमिलनाडु में ही चेन्नई में चेन्नई बंदरगाह है। तमिलनाडु के चेन्नई में चेन्नई बंदरगाह देखने को मिलता है। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। भारत का पूछेगा दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह, यहाँ पर चेन्नई बंदरगाह हो जाएगा। चेन्नई बंदरगाह दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह हो जाएगा। इसी के जस्ट सटल है यहाँ पर चेन्नई में ही एन्नौर बंदरगाह है। चेन्नई में ही स्थित एन्नौर बंदरगाह है। यह एन्नौर बंदरगाह क्यों बनाया गया? चेन्नई का सहायक बंदरगाह कहा जाता है। चेन्नई का सहायक बंदरगाह किसको कहेंगे? एन्नौर बंदरगाह को कहते हैं। क्यों एन्नौर बंदरगाह को कहते हैं? जब अधिक या व्यस्त बंदरगाह होता है तो सारे काम यहाँ कहां से होते हैं? एन्नौर से होते हैं। तो तमिलनाडु में याद होना चाहिए, तमिलनाडु में कुल कितने बंदरगाह हैं? 3 बंदरगाह। सबसे अधिक बंदरगाह किस राज्य में है? तमिलनाडु में देखने को मिलता है। तूतीकोरी, चेन्नई और एन्नौर बंदरगाह। तूतीकोरी, चेन्नई, एन्नौर बंदरगाह यह कहाँ है? यहाँ पर तमिलनाडु में है। आगे अब चलिएगा आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में एक बंदरगाह है विशाखापट्टनम बंदरगाह। विशाखापट्टनम बंदरगाह। देखिए जो विशाखापट्टनम बंदरगाह है यह बहुत ही गहरा बंदरगाह है। बहुत क्या है? गहरा बंदरगाह है। और पूछेगा कि भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह। चेन्नई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है और भारत का यह क्या है? दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह देखने को मिलता है। लेकिन कृत्रिम बंदरगाह में यह क्या है? सबसे बड़ा बंदरगाह है। जो विशाखापट्टनम बंदरगाह है यह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। भारत का क्या है? सबसे गहरा बंदरगाह है। सबसे सुरक्षित बंदरगाह किसको माना जाता है? यह विशाखापट्टनम बंदरगाह को सबसे सुरक्षित बंदरगाह माना जाता है। क्यों सुरक्षित बंदरगाह माना जाता है? यह कहा, यह पहाड़ के तट पर स्थित है। यह पहाड़ के तट पर स्थित होने के कारण ऊपर से इस पहाड़ के कुछ टुकड़ा कहाँ आ गए हैं? आगे तक आ गए हैं, जिसके चलते यह पूरी तरह से ऊपर की छत्ता की तरह क्या कर लिया है? इस बंदरगाह को पूरी तरह ढक लिया है। इसीलिए इस बंदरगाह को क्या कह दिया जाता है? सुरक्षित बंदरगाह। तो पूछेगा क्वेश्चन कि भारत का सबसे सुरक्षित बंदरगाह किसे कहा जाता है? विशाखापट्टनम बंदरगाह। विशाखापट्टनम बंदरगाह को कहा जाता है। इस विशाखापट्टनम बंदरगाह से लौह अयस्क का सबसे अधिक व्यापार होता है। लौह अयस्क का सबसे अधिक व्यापार किसे बंदरगाह से होता है? विशाखापट्टनम बंदरगाह से होता है। आगे अगर चलिएगा तो उड़ीसा में आता है पारादीप। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में क्या जाता है? पारादीप बंदरगाह। इस पारादीप बंदरगाह से सबसे अधिक चावल का निर्यात किया जाता है। सबसे अधिक चावल का निर्यात किस बंदरगाह से किया जाता है? पारादीप बंदरगाह से किया जाता है। उड़ीसा में एक कटक स्थान है, एक कटक शहर है। वह कटक भारत का क्या कहा जाता है? यहाँ पर चावल का कटोरा कहा जाता है। चावल का कटोरा किसको कहा जाता है? भारत के चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? कटक को कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए कटक कहाँ है? उड़ीसा में ही है। पारादीप बंदरगाह कहाँ है? उड़ीसा में है। तो सबसे अधिक चावल के निर्यात भी कहाँ होगा? यहाँ पर पारादीप बंदरगाह से होगा। तो क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा बंदरगाह चावल के निर्यात के लिए प्रसिद्ध है? चावल के निर्यात के लिए कौन सा बंदरगाह प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पारादीप बंदरगाह हो जाएगा। आगे चलिएगा तो यहाँ पर एकमात्र ऐसा बंदरगाह है जो नदी पर स्थित बंदरगाह है। जो क्या है? नदी पर स्थित बंदरगाह है। तो यहाँ पर स्थित बंदरगाह कहाँ है? हुगली नदी पर स्थित कोलकाता बंदरगाह है। हुगली नदी पर स्थित कौन सा बंदरगाह है? कोलकाता। कोलकाता बंदरगाह कहाँ पर है? हुगली नदी पर स्थित है। यह समुद्र तट से 100 किलोमीटर क्या है? अंदर है। 100 किलोमीटर अंदर यह हुगली नदी पर स्थित यह बंदरगाह है। देखिए जो गंगा नदी आती है, यह गंगा नदी आती है तो यहाँ से 2 भाग में क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। 2 भाग में बढ़ जाती है। जो कोलकाता से होते हुए जाती है वो हुगली नदी हो जाती है
और इधर से एक और नदी चली जाती है। तो यहाँ पर क्या किया गया कि यहाँ पर तो बंदरगाह तो बांध दिया गया, लेक बना दिया गया, लेकिन यहाँ पर ये जो पानी आ रहा है गंगा नदी का, ये दो भाग में बढ़ जा रहा है। सबसे अधिक पानी किसको चाहिए, यहाँ पर जहां पर बंदरगाह बनाया गया है। तो इसके पानी के स्तर को बढ़ाने के लिए यहाँ पर फरक्का में एक बांध बांध दिया गया, फरक्का में एक बांध बांध दिया गया। इसके अनुसार यहाँ पर पानी इसके स्तर को बढ़ा दिया गया। यहाँ पर इसको बांध बांध दीजिएगा तो इसके पानी को रोक दिया, और इस पानी को रोक देंगे तो सारा पानी कहां से आएगा, यहाँ पर हुगली नदी से होते हुए आएगा। हुगली नदी पर ही क्या बनाया गया, कोलकाता बंदरगाह। कोलकाता बंदरगाह कोलकाता में कहां पर, हल्दिया में। कोलकाता में कहां पर बनाया गया है, हल्दिया स्थान पर यह कोलकाता बंदरगाह देखने को मिलता है। इसीलिए कोलकाता बंदरगाह को कोलकाता हल्दिया बंदरगाह भी कहा जाता है। तो यह मात्र एक नदी पर स्थित यहाँ पर कोलकाता बंदरगाह है, कोलकाता बंदरगाह है। तो आप लोग तो इस तो समझ गए, ये टोटल कितने हैं, 12 बंदरगाह है। लेकिन एक यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर एक बंदरगाह है, पोर्ट ब्लेयर। यहाँ पर यह कहाँ, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। भारत का पूछेगा सबसे नया बंदरगाह पोर्ट ब्लेयर भारत का सबसे नया बंदरगाह है। और यह भारत का सबसे छोटा बंदरगाह कौन सा है, पोर्ट ब्लेयर भारत का सबसे छोटा बंदरगाह और सबसे नया बंदरगाह यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में देखने को मिलता है। तो इससे संबंधित बहुत सारे आप लोग को क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो आप लोग उम्मीद करते हैं आप लोग समझ चुके होंगे। तो इससे संबंधित भारत के जो बंदरगाह से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग अच्छी तरह से बना लीजिएगा। 1 से 2 क्वेश्चन तो इसी तरह आ जाता है कि बताइए कि यह बंदरगाह कहाँ स्थित है, मुर्मुगांव बंदरगाह कहाँ स्थित है। तो इस सारे बंदरगाह को अच्छी तरह से याद कर लीजिए। आप लोकेशन से याद करिए, आप लोग लोकेशन से याद करेंगे तो आपके दिमाग में अधिक समय तक रहेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कांडला बंदरगाह मुंबई, कांडला मुंबई नोवा सेवा, कांडला मुंबई नोवा सेवा। मुर्मुगांव बंदरगाह यहाँ पर न्यू मैंगलोर कोची। उसके बाद तूतीकोरी चेन्नई एन्नौर, विशाखापट्टनम पारादीप कोलकाता। उसके बाद नीचे क्या बोल देंगे, यहाँ पर नीचे पोर्ट ब्लेयर बोल देंगे, पोर्ट ब्लेयर। यहाँ पर टोटल कितने हो जाएंगे, 13 बंदरगाह हो जाते हैं। छोटे बंदरगाहों से क्वेश्चन नहीं बनता है, छोटे बंदरगाहों से केवल एक ही क्वेश्चन बन सकता है कि छोटे बंदरगाहों का नियंत्रण किसके अंदर होता है, केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों के अंदर होता है, क्योंकि यह समवर्तीय सूची के अंतर्गत आता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। जय हिंद।